अच्छा, कैपेसिटर के दोष कितने थे? 3 दोष। कौन कौन से थे? ओपन दोष और ओपन और खुला एक ही होता है, ओपन, शॉर्ट और लीकेज। अच्छा, जांचने की कितनी विधियां थी? 2 विधियां थी। 2 विधियां थी। कौन कौन सी थी? त्वरित विधि। पहली कौन सी थी? त्वरित विधि, या इसको बोलता है संधारित्रीय विधि। चले, इस विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? ओम मीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगर ओम मीटर की क्या देखते हैं? रीडिंग। क्या देखते हैं? रीडिंग। चलूं आगे। अच्छा, ओम मीटर की अगर रीडिंग शून्य आती है तो कैपेसिटर में कौन सा दोष माना जाता है? सोचो, शून्य हो गया। ओम मीटर शून्य मतलब प्रतिरोध शून्य, प्रतिरोध शून्य मतलब धारा शॉर्ट होगी ना, तो कौन सा दोष माना जाता है? शॉर्ट सर्किट दोष माना। यदि मीटर का पाठ्यांक अनंत आए तो ओपन दोष। यदि मीटर का पाठ्यांक उच्च आए तो कैपेसिटर वेल कंडीशन में। चलूं आगे। उसके बाद दूसरा कौन सा था? दूसरी कौन सी विधि थी? आवेशन विधि। आवेशन विधि थी ना, इसमें क्या किया जाता? पहले कैपेसिटर को क्या किया जाएगा? बैटरी से चार्ज किया जाएगा, फिर वोल्ट मीटर के द्वारा इसकी जांच की जाती है। सेम 3 चीजें होगी वापस कंडीशन। पहले तो क्या, अगर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक शून्य आता है, क्या आता है? शून्य, तो क्या होगा? सही बोल रहा है ना? ओपन होगा ना। वोल्ट मीटर का अगर पाठ्यांक आ ही नहीं रहा है, शून्य हो रहा है, तो ओपन है। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक न्यूनतम आ रहा है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक न्यूनतम आ रहा है तो सही कैसे होगा? वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज कम दिखा रहा है, इससे मतलब धारा क्या हो रही है? ज्यादा, शॉर्ट होगा ना इसका। अगर वोल्ट मीटर क्या दिखा रहा है? न्यूनतम दिखा रहा है। परिणाम क्या दिखा रहा है? न्यूनतम, कम से कम। तो कौन सा दोष होगा कैपेसिटर में? शॉर्ट सर्किट। यदि वोल्ट मीटर अगर आपको क्या दिखा रहा है? उच्च मान दिखा रहा है, तो कैपेसिटर क्या है? सही है। यहां तक आपने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते चालू करते हो। आज आपको पढ़नी है वैद्युतिक राशियां। वैद्युतिक राशि। चले आगे। वैद्युतिक राशियां पढ़नी है आपको। इसमें से पहली राशि जो पढ़ोगे उसको बोलते हैं इन फेज राशि। क्या दिक्कत है? इन फेज राशि। चले आगे। जब धारा तथा वोल्टेज के मध्य, धारा तथा वोल्टेज के मध्य कोण के मध्य 0 डिग्री का कोण विद्यमान हो। कितना डिग्री का कोण विद्यमान हो? 0 डिग्री का कोण विद्यमान। मध्य शून्य डिग्री का कोण विद्यमान हो, ऐसी राशि क्या कहलाती है? इन फेज राशि। यदि वोल्टेज तथा धारा के बीच, धारा तथा वोल्टेज के बीच कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री है, तो ऐसी राशि क्या कहलाती है? इन फेज राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? इन फेज राशि कहलाती है। अच्छा, ऐसा कोई चीज देखी अभी तक आपने इतना पढ़ा है? ऐसा कोई परिपथ देखा है जिसका है ना, जिसमें धारा तथा वोल्टेज दोनों इन फेज चलती है? ऐसा कोई परिपथ? एक तो डीसी परिपथ होगा। डीसी परिपथ में शुद्ध डीसी परिपथ। कौन सा परिपथ होता है? शुद्ध डीसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच में कोण कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। शुद्ध डीसी परिपथ में राशियां इन फेज होती है। कैसी होती है? राशियां इन फेज होती है। और इन फेज का मतलब क्या होता है? धारा तथा वोल्टेज के बीच में कोण 0 डिग्री। एक और था, एकमात्र ऐसी परिपथ है जो डीसी परिपथ की भांति कार्य करता है। कौन सा परिपथ है? एकमात्र एक ऐसा परिपथ है जो डीसी परिपथ की भांति कार्य करता है। कौन सा था? एसी का एकमात्र ऐसा परिपथ है जो डीसी परिपथ की भांति कार्य करता है। कौन सा परिपथ है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। उसमें क्या था? धारा था वोल्टेज के बीच कोण 0 डिग्री था कि नहीं था? तो याद रखना, एक कौन सा था? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में राशि क्या होती है? राशियां इन फेज होती है। क्या होती है? इन फेज होती है। पहले तो ये खत्म। दूसरी राशि जो आप पढ़ोगे, दूसरी राशि उसका नाम है आउट ऑफ फेज। क्या वो बोल? दूसरी राशि कौन सी है? आउट ऑफ
आउट ऑफ फेज, ऑफ फेज जब धारा तथा वोल्टेज के मध्य, वोल्टेज के मध्य 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच कोण विद्यमान हो, ऐसी राशि क्या कहलाती है? आउट ऑफ फेज राशि कहलाती है। अगर धारा तथा वोल्टेज के बीच कोण 0 डिग्री है तो इन फेज राशि। अगर धारा तथा वोल्टेज के बीच में कोण कितना डिग्री है? 0 से 360 के, भाई कोण कहां तक चलता है? 360 तक ही चलता है। ये अगर दोनों के बीच में 360, 0 से 360 के बीच में कोण है तो कौन सी होगी? आउट ऑफ फेज। अगर पूरा ही 0 है तो कौन सी राशि है? इन फेज। समझ आ रही है ना मेरी बात? अगला, या ऐसा भी लिख सकते हैं, वे राशि जब धारा तथा वोल्टेज के मध्य, जब धारा तथा वोल्टेज के मध्य कोण 0 डिग्री से ज्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो, ऐसी राशि क्या कहलाएगी? आउट ऑफ फेज राशि है। अगर इन 0 डिग्री है तो इन फेज। अच्छा, आउट ऑफ फेज राशि जो खुद होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आउट ऑफ फेज राशि खुद 2 प्रकार की होती है। एक राशि होती है क्वाड्रेचर। कौन सी होती है? क्वाड्रेचर राशि। एक होती है एंटीफेज राशि, चलो आगे, पहले पढ़ते हैं क्वाड्रेचर राशि। जब धारा तथा वोल्टेज के मध्य कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। कितना हो? पूरा कितने हो? 90 डिग्री हो। तो ऐसी राशि क्या कहलाएगी? क्वाड्रेचर राशि कहलाती है। अच्छा, एंटीफेज राशि किसको बोलते हैं? जब धारा तथा वोल्टेज के मध्य कोण, धारा तथा वोल्टेज के मध्य कोण 180 डिग्री हो। कौन सा हो? 180 डिग्री हो। ऐसी राशि क्या कहलाएगी? एंटीफेज राशि। हालांकि क्वाड्रेचर राशि और एंटीफेज राशि दोनों कौन सी? आउट ऑफ फेज राशि। क्यों आउट ऑफ फेज राशि किसको बोलते हैं? इसके मध्य कोण 0 से ज्यादा और 360 से कम हो। ये 0 से ज्यादा 360 से कम ही तो है, ये भी 0 से ज्यादा 360 से कम है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? ये दोनों राशि कौन सी होती है? आउट ऑफ फेज। अगर दोनों राशियों के बीच में कोण पूरा कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, तो कौन सी राशि है? क्वाड्रेचर राशि। अगर दोनों राशियों के बीच में कोण 180 डिग्री है तो कौन सी राशि? एंटीफेज राशि। अब आप एक बात, ऐसा कोई परिपथ पढ़े जिसके मध्य जिसमें धारा तथा वोल्टेज के मध्य कोण पूरा 90 डिग्री हो? ऐसे में तो कोण बदलता रहता है। एक तो था शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, पढ़ा नहीं था क्या? शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, जिसमें केवल क्या लगा? तो चौक लगा तो उसमें धारा क्या चलती है? 90 डिग्री पीछे चलती है। 90 डिग्री क्या चलती है? पीछे चलती है, नहीं चलती क्या? अच्छा, तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में क्या होती है? क्वाड्रेचर राशि होती है। शुद्ध कैपेसिटिव में भी कौन सी होती है? शुद्ध कैपेसिटिव में भी क्या होती है? 90 डिग्री आगे चलता है। धारा क्या चलती है? 90 डिग्री आगे चलती है, तो उसमें भी क्या चलता है? 90 डिग्री चलता है। चल लूंगी आगे, कोई दिक्कत समझे परेशानी? यहां तक देख लो, फिर चलते हैं। तो आपने राशियां पढ़ ली, 3 होती थी, इन फेज, दूसरी आउट ऑफ फेज, क्वाड्रेचर और एंटीफेज। 0 डिग्री है तो इन फेज, 0 से 360 के बीच में तो पूरा 90 है तो क्वाड्रेचर जीता रहे। अगर पूरा 180 है तो एंटीफेज। चलूं आगे आ जाओ। अब आपको पढ़नी है शक्ति। अब आपको पढ़नी है शक्तियों के प्रकार। चलेंगे, एक छोटा सा इधर देखना डायग्राम बना रहा हूं। 10th की है क्या कभी? अच्छा 10th, चलो बधाई, फिर 10th होगी तुम्हारी। चलो, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। चले आगे। अच्छा,
यहां जो नीचे रहती है वो रहती है वास्तविक पावर। कौन सी होती है? वास्तविक पावर, वास्तविक शक्ति। अच्छा, यहां जो होती है इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर या प्रतिक्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक शक्ति। और यहां जो होती है वो उसको बोलते हैं आभासी शक्ति। क्या बोलते हैं? आभासी शक्ति। तो शक्तियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले जो पढ़ोगे उसका नाम है वास्तविक शक्ति। क्या होती है? वास्तविक शक्ति, शक्ति। चले, पहला इसे अपेरेंट पावर भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है इसका? अपेरेंट पावर भी कहते हैं। ये नाम याद रखना इंग्लिश वाले, अपेरेंट पावर भी कहते हैं। अगला, इसका प्रतीक पूछेगा, यानी कि प्रदर्शित किससे किया जाता है? इसको प्रदर्शित किया जाता है P से। किससे किया जाता है? P से प्रदर्शित किया जाता है। निकालने का इसका सूत्र होता है P बराबर VI cos थीटा, VI cos थीटा। फिर बोला जाएगा वास्तविक शक्ति मापी किस में जाती है, यानी कि मापन। वास्तविक शक्ति का मापन किस में होता है? kW में। किस में होता है? यानी कि किलोवाट में। किस में होता है? किलोवाट। चलूंगा यहां तक, को दिक्कत समझे परेशानी? अच्छा, दोबारा सुनाना। वास्तविक शक्ति, अन्य नाम क्या होता है? अपेरेंट पावर। प्रतीक क्या होता है इसका? P बराबर VI cos थीटा। मापा किस में जाता है? kW में। सेम चीजें यही लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। वास्तविक शक्ति को अपेरेंट पावर बोलते हैं। अच्छा, P बराबर क्या होता है? VI cos थीटा। मापा किस में जाता है? kW। यहां तक हो जाएगा क्या? तो दिक्कत समझा? आगे दूसरी पावर, दूसरी का नाम है प्रतिक्रियात्मक शक्ति। चलो, प्रतिक्रियात्मक शक्ति। इसे रिएक्टिव पावर, कौन सी पावर? रिएक्टिव पावर भी कहते हैं, रिएक्टिव पावर भी कहते हैं। अगला, फिर इसका भी क्या आएगा? प्रतीक। इसको दिखाते किससे? प्रतीक यानी प्रदर्शित। इसको दिखाते हैं Q से। किससे? Q से। अगला, फिर होगा फॉर्मूला Q बराबर VI साइन थीटा। किससे निकाली जाएगी? VI साइन थीटा से। अगला, फिर होगा इसका मापन। मापा किस में जाता है? मापा जाता है इसमें kVAR में। किस में मापा जाता है? kVAR में। चलूं आगे, इसको तो kW में। अच्छा, दोबारा सुन लेना इसमें, इसको क्या बोलता है? रिएक्टिव पावर भी कहते हैं। अगला, प्रदर्शित किससे किया जाता है? Q से। Q निकालने का सूत्र क्या होगा? VI साइन थीटा। चलूं आगे। अच्छा, मापा किस में जाता है इसको? kVAR का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। लिख देता हूं, किलो वोल्ट एम्पियर और रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक? वास्तविक शक्ति या अपेरेंट पावर प्रदर्शित P से करेंगे। निकालने का सूत्र है VI cos थीटा। मापा किस में जाता है? किलोवाट। चलो आगे, जितनी भी मोटर उनकी शक्ति किलोवाट में मापते हैं। अगला, प्रतिक्रियात्मक शक्ति या रिएक्टिव पावर प्रदर्शित कैसे करता है? Q से। Q बराबर VI साइन थीटा। मापा किस में होता है? kVAR। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? किलो वोल्ट एम्पियर और रेजिस्टेंस। चलूंगे आगे, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे, यहां तक चले। आगे देखो, अगली पावर का नाम क्या है? आभासी शक्ति। चलो वो करवा देते हैं। अगली पावर आभासी शक्ति। आभासी शक्ति। चले आगे, आभासी शक्ति। इसका प्रतीक होता है इसका S। क्या होता है?
एस क्या होता है एस। अगला एस निकालने का सूत्र होता है केवल वी आई, क्या होता है वी आई। चले मापा जाता है, मापा या मापन, मापन किसमें होता है इसका, मापन होता है इसका के वी ए में, किसमें होता है के वी ए में, यानी कि किलो वोल्ट और एम्पियर। मापा किसमें जाता है किलो वोल्ट एम्पियर में। चलो क्या आगे, कोई दिक्कत समझे परेशानी। आभास शक्ति प्रतीक क्या होता है इसका एस, लिख देता हूं एस बराबर केवल वी आई। मापा किसमें जाता के वी ए में, केवल के वी ए में, के वी ए में। चलूं क्या आगे, दोबारा सुन लेना। अच्छा आभास शक्ति को अन्य किस नाम जाना जाएगा, आभास शक्ति को अन्य किस नाम जानते हैं, जैसे वास्तविक शक्ति को क्या बोलते हैं अपरेंट पावर, प्रतिक्रियात्मक शक्ति बोलते हैं रिएक्टिव पावर है, आभासी को क्या बोलते हैं एक्टिव पावर, क्या बोलते हैं एक्टिव पावर। ये बताना भूल गया था, इसे एक्टिव पावर भी कहते हैं। तो शक्ति कितने प्रकार की, 3 प्रकार। कौन कौन सी, वास्तविक, प्रतिक्रियात्मक और आभासी। वास्तविक शक्ति किस, वास्तविक शक्ति बात करते हैं, वास्तविक शक्ति जो होती है उसको अपरेंट पावर भी कहते हैं। अच्छा इसको दिखाते प्रदर्शित या प्रतीक क्या होता है इसका पी, क्या होता है पी। निकालने का फॉर्मूला वी आई कोस थीटा। चलूं आगे, मापा किस में जाता है वास्तविक शक्ति को किलोवाट में, किस में मापा जाता है किलोवाट में। फिर था रिएक्टिव पावर, कौन सी पावर है रिएक्टिव पावर, प्रतिक्रियात्मक शक्ति। चलूं आगे, प्रतीक क्या होता है इसका क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होगा वी आई साइन थीटा। चले क्या आगे, उसके बाद वी आई साइन थीटा। मापा किस में जाता है के वी ए आर में। चलूं आगे, अच्छा आभासी शक्ति, अच्छा आभासी शक्ति जो होती है उसको क्या बोलते हैं एक्टिव पावर भी कहते हैं। कौन सी पावर कहते हैं एक्टिव पावर। अच्छा प्रदेश किससे करते हैं एस से, प्रदेश किससे करते हैं फॉर्मूला क्या होगा केवल वी आई एस बराबर वी आई। मापा किस में जाता है के वी ए किलो वोल्ट रेजिस्टेंस। चलूं क्या आगे, अब देखना शक्ति में संबंध या पावरों में संबंध, शक्तियों में संबंध। चलूं आगे, समकोण है पर मैं याद होगी 10th करके आए हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है कि नहीं होता, कौन सा आर के वी ए किलो वोल्ट एम्पियर। चलूं आगे, आज देखना अब निकालते हैं। आपने सुना ही होगा ना क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। चलूं आगे, अच्छा कर्ण की जगह आपको क्या दिख रहा है, कर्ण की जगह आभासी शक्ति नहीं दिख रही क्या, तो मैं लिखूंगा आभासी का स्क्वायर का बराबर आधार की जगह क्या लिख रहा है आपको वास्तविक शक्ति का प्लस लंब की जगह प्रतिक्रियात्मक का। अच्छा आभासी शक्ति किस में मापा जाता है, आभासी शक्ति किस में मापा जाता है के वी ए में। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर वास्तविक शक्ति किस में मापी जाती है के डब्ल्यू में, किसमें के डब्ल्यू में, यानी कि के डब्ल्यू का प्लस प्रतिक्रियात्मक शक्ति किस में मापी जाती है के वी ए आर में, के वी का स्क्वायर। इधर स्क्वायर उठेगा उधर क्या आ जाएगा रूट, तो के वी ए बराबर अंडर रूट में क्या आएगा के डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस के वी ए आर का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि इससे अपन आगे जाके एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसको बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं प्रतिबाधा, उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का सूत्र बनाएंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बनेगा कैसे, वो यहीं से बनेगा। समझ आ रही मेरी बात, तो दोबारा सुन लेना। वास्तविक शक्ति हो गई, प्रतिक्रियात्मक शक्ति और आभासी शक्ति। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा क्या। और शक्तियों में संबंध आपको खुद ही निकाल लोगे, वरना याद रखना के वी ए बराबर क्या होगा। अगर इसको डायग्राम में अगर याद है ना तो ऑटोमेटिकली सारा हो जाएगा।
सारा ही हो जाएगा भाई। बीच नीचे क्या पड़ी आधार में के डब्ल्यू, इधर के वी आर, इधर के वी ए, तो करंट बराबर मतलब के वी ए बराबर क्या होगा अंडर रूट में के डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस के वी आर का स्क्वायर, खत्म बात। चलूंगे आगे, देख लो फिर चलते हैं एक बार ढंग से। चले आगे। अब आपको जो परिपथ पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना, आर एल सी परिपथ। आर का मतलब क्या होता है वे एसी परिपथ, वे एसी परिपथ जिसमें जिसमें आर का मतलब प्रतिरोध, कोमा एल का मतलब चौक तथा कैपेसिटर, कैपेसिटर कैपेसिटर लगे हो उस परिपथ को क्या बोलते हैं, आरएलसी परिपथ कहते हैं। चलूं आगे, उस परिपथ को क्या बोलते हैं, नाम में आंसर छुपा है ना, आर एल सी, जिसमें आर भी लगा है, एल भी लगा और सी भी लगा है। चलूं आगे। अच्छा, उसके बाद आपको पढ़नी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा आर एल सी के बाद पढ़नी प्रतिबाधा किसी आर एल सी की, आर एल सी परिपथ का, आर एल सी परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या कहलाता है, कुल प्रतिरोध प्रतिबाधा क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है, जिससे क्या बोलता है, इसे इम्पीडेंस भी कहते हैं, मैंने कहा सर समझा नहीं, ढंग से समझो। एक आपके सामने एक परिपथ बना रहा हूं जिसमें आर लगा हुआ है, एल लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है सी। अब आपको पता है प्रतिरोध की क्या होती है, ओम, एक्सल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सल से आपको एल से तो एक्सल निकालना पड़ेगा ना, एक्सल तो निकालना पड़ा, एक्सल की क्या होती है ओम, फिर सी से क्या निकालोगे एक्स सी, इन तीनों की क्या होगी, तीनों का प्रतिरोध अगर जोड़ देंगे, तीनों का प्रतिरोध अगर अपन जोड़ देना तो कुल प्रतिरोध क्या कहलाएगा, प्रतिबाधा। किसी आरएलसी परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या कहलाता है, प्रतिबाधा या इंपीडेंस कहलाता है। अगला, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है, प्रतीक है, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। चलो आगे, अब देखना वापस मैं वो डायग्राम बना रहा हूं, यहां नीचे चलता है आर, क्या चलता है आर, या वास्तविक पावर चलती है कि नहीं चलती, इधर चलेगा प्रतिक्रियात्मक चलेगा एक्सल या एक्सी, एक्सल माइनस एक्सी, इधर चलता है जेड, क्या चलता है जेड, क्या चलेगा आवाज शक्ति या जेड चलेगा, क्या चलेगा जेड। ये मैं संबंध बता रहा हूं किसमें, प्रतिरोधों में, किसमें संबंध बता रहा हूं, पहले था शक्तियों में, अब किसमें प्रतिरोध में। प्रतिरोध का है नीचे, इधर पड़ा क्या एक्सल माइनस एक्सी, इधर क्या पड़ा जेड पड़ा है। चलो आगे, अब जेड निकालना, आपको क्या निकालना है, जेड का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर है ये, जेड क्या है कर्ण एक नहीं है, तो जेड का स्क्वायर बराबर आधार क्या है आर का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या है एक्सल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हटाऊं। अच्छा, तो जेड बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बनता है प्रतिबाधा ज्ञात करने का। किसी आरएलसी परिपथ में कुल प्रतिबाधा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। किसी आरएलसी परिपथ के कुल प्रतिरोध को तो बोलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा निकालने का सूत्र होता है जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक बार बोल दो, जेड निकालने का यानी कि इंपीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मैंने कहा सर एक क्वेश्चन करते हैं, किसी आर एल सी परिपथ में
प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान ये ले 4 ओम है तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरणिक प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 9 ओम है तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान 4 ओम है, 4 ओम है, सॉरी 6 ओम है। कितना ओम है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान 6 ओम है। तो परिपथ की कुल प्रतिबाधा ज्ञात करो। 2 मिनट निकाल के देखना, फॉर्मूला आपके पास पड़ा है, सारी वैल्यू दी। चार क्या दिए? प्रतिरोध, यानी कि आर की वैल्यू दे दी कितनी है? 4 कोमा, फिर क्या दिया? लाइन बना तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस को पर्दे से कैसे करते हैं? एक्सेल, मतलब एक्सेल दे दिया, कितना दिए? 9 ओम, कितना है? अच्छा, तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोले तो एक्सी, यानी कि 6। निकालना क्या है? जेड तो निकालना है। जेड का फॉर्मूला आपके पास पड़ा है ना, जेड बराबर अंडर रूट में क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस, बस इतने होना रहो तो 1 सेकंड का काम है। आर कितने? 4 का स्क्वायर प्लस एक्सेल कितना? 9 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट में कितना आ गया? 25 का 5। इकाई क्या आएगी? ओम। क्यों? मैंने बोला था प्रतिबाधा हो, प्रतिरोध हो या रिएक्टेंस कहीं पे भी नाम है, सबकी इकाई क्या होगी? ओम। इसलिए इसकी इकाई क्या होती है? ओम। इकाई क्या होती है इसकी? ओम। हो जाएगा क्या? एक और लिखना, एक और लिखो। किसी आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा 10 ओम है, प्रतिबाधा 10 ओम है तथा प्रतिबाधा 10 ओम है सवाल क्या है? किसी आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा 10 ओम है तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस 9 ओम है तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 4 ओम है, तो प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। 1 मिनट निकाल के देखो, फिर चलता है। दिया नहीं तो आर स्क्वायर का प्लस एक्सेल माइनस एक्स कितना है? 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 10 का 10 बराबर का अंडर रूट का अंडर रूट, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। यहां तक तो हो गया। अब देखो 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5 का स्क्वायर। अब हो गया ना यहां तक, बीच में क्या प्लस। अब क्या करना? दोनों ओर वर्ग करना है। क्या करना है? वर्गमूल हटाते हैं। अब यहां पे एक चीज याद रखना, दोनों ओर, कहां पे? दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर 10वीं मास्टर से लिखवाते थे ना, दोनों ओर वर्ग करने पर 10 का वर्ग करो, कितना आएगा? 100 बराबर। इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट नहीं जाएगा क्या? ये पूरा लिखूं? पूरा देखो, ये हटा देता हूं। सवाल तो अपने पास उधर लिख ही लिए। देखो तो गुरुजी ने कहा था दोनों ओर वर्ग करना है, तो 10 का 10 आर स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों ओर क्या करना है?
वर्ग, दोनों और क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो 10 का वर्ग खोलेंगे तो कितना खुलेगा, बराबर इस वर्ग से ये वर्ग कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। चलो तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये 25 किधर है, इधर आके, तो 100 माइनस 25 बराबर आर स्क्वायर 75। तो आंसर वर्गमूल है, अपने को निकालना क्या है, प्रतिरोधी तो निकालना है। ये क्या आर स्क्वायर है, तो इधर से स्क्वायर हटा, इधर क्या गया, अब 75 का क्या निकालना आपको, रूट। कैसे निकालते हैं, मैथ नहीं की क्या थोड़ी बहुत भी, भागविधि तो आती होगी। अच्छा पहले कितनी बार देगा, अरे एक एक में एक, दो दूनी चार, वर्ग का पाड़ा पड़ा जाता है इसमें। कितने का पाड़ा पड़ा जाता है, वर्ग का पाड़ा। तो पहले साथ में देखो कितनी बार देगा, एक एकम, दो दूनी, तीन तिया, ज्यादा हो गया ना 9, तो दो दूनी 4, दो दूनी 2, पहले यहां पे, फिर 2 यहां पे, फिर 2 यहां पे, यहां आ गया 4। चले 7 में से 4 गया 3। आरएलसी परिपथ में कुल प्रतिबाधा कैसे निकलती है, z बराबर अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्स, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये था कुछ ऐसे ही तो था, ये था श्रेणी आरएलसी। कौन सा पढ़ रहा है, श्रेणी आरएलसी पढ़ लिया। अगर इसमें से मैं सी हटा दूं, यानी कि कैपेसिटर हटा दूं, तो कौन सा बचेगा, कौन सा बचेगा, केवल आरएल बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा उससे पहले एक चीज और करवा देता हूं, आपने आरएलसी परिपथ ऐसे ही तो निकाला था, आर एक्सएल माइनस एक्सी और जेड, और जेड श्रेणी आरएलसी की बात कर रहा हूं, जो थोड़ी देर पहले की आपने। उसमें अगर आपको क्या दिया, प्रतिरोध दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, तो ऐसे निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। अगर आपको वोल्टेज दे दे तो कैसे निकालोगे, अगर यहां पर दे दे वी आर, यानी कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज। अगर आपको दे दे क्या, वी एल, वी यानी कि चौक का वोल्टेज, यहां दे दे वी सी यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज, और यहां आपको क्या दिया जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि टोटल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। तो अपन निकाल नहीं सकते क्या, V बराबर क्या होगा, अंडर रूट में सेम ही होगा वी स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। सेम ही तो है, खाली वी आर की जगह क्या लगा दोगे आप, V लगा दोगे। पहले वाले का जस्ट सेम ही चलेगा, उल्टा कैसे हो बेटा, सेम ही तो हुआ। उसमें क्या था, Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब क्या कर रहे हो आप, V कर रहे हो उसके अंदर, तो V बराबर अंडर रूट है वी स्क्वायर प्लस। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं इस पे भी, चले एक क्वेश्चन है लिखना। एक सीरीज आरएलसी परिपथ में, एक सीरीज आरएलसी परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज, सीरीज आरएलसी परिपथ में आर का जो वोल्टेज दिया है वो दिया, क्या हो गया, आरएलसी रेजोनेंस पर प्रयुक्त वोल्टेज 100 वोल्ट है, आर की वोल्टेज दे दी 100, फिर दे दिया एक्सएल दे दिया, मतलब वीएल, प्रयुक्त वोल्टेज का 100 वोल्ट 200 वोल्ट, वीएल 200, फिर दे दिया है वीसी, वीसी भी है 200 वोल्ट। तो आरोपित वोल्टेज क्या होगा, तो आरोपित यानी कि वी पूछा है। चले ये सवाल तो है वैसे अनुनादी सर्किट पे, किस पे है, अनुनादी, अनुनादी आगे पढ़ाऊंगा, अनुनादी परिपथ किसको बोलते हैं, फिलहाल अभी के लिए इस पे ये सवाल कर लेते हैं। देखो एक परिपथ है जिसके अंदर क्या हुआ है, एक डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इसका, आर एल और सी, इसकी जो वैल्यू दी है वो दी है 100 आर, कितनी दी है 100 आर, इसकी जो वैल्यू दी है वो दी है 200 एल, 200 एल, और इसकी जो वैल्यू दी है इसकी भी 200 सी। अब आपको निकालना क्या है वो देखो, निकालना आपको सप्लाई वोल्टेज यानी कि V निकालना है। फॉर्मूला आपके पास पड़े, V बराबर अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में वी आर कितना है 100 का प्लस वी एल कितना है माइनस
का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 100 का स्क्वायर 100 प्लस 200 में 200 गए 0 0 का स्क्वायर तो अंडर रूट में क्या बच गया 100 का स्क्वायर तो 100 इंटू 100 नहीं लिख सकता, दो जोड़ोगे तो एक जोड़ा बाहर क्या निकाल लो बाहर, तो सप्लाई वोल्टेज का मान क्या होगा 100 वोल्टेज। और ये सवाल आया हुआ आपका इसरो में, किसमें आया हुआ है इसरो, ये लो वो भी अभी लेटेस्ट 2023 में 2023 में अभी लेटेस्ट पूछा गया। चलो आगे, ये दोनों मान मैं आगे करवाऊंगा आप लोगों को, तो ये दो जब एक्सएल और एक्सी का मान अभी बराबर है ना, ये देखो ये VL हो गया और ये क्या हो गया VC, इन दोनों का मान बराबर है ना। जब किसी RLC परिपथ में VL तथा VC का मान बराबर हो जाए उस परिपथ को बोलते हैं अनुनादी सर्किट। क्या बोलते हैं अनुनादी सर्किट। वो जस्ट आपको बाद में कराऊंगा, उससे पहले कई सवाल दूसरे कर पड़े। हो जाएगा क्या यहां तक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अगर आपको प्रतिरोध एक्सएल तथा एक्सी दे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। अगर आपको वोल्टेज के संबंध में पूछ रहे तो कौन सा लगेगा, V बराबर अंडर रूट में V R का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। चलूं क्या आगे, है 10 कैसे लिखेंगे इसको? अच्छा 100 का स्क्वायर निकाल देते हैं, तो 100 का स्क्वायर है तो दो बार ना लिख के मैं 100 का ये तो 0 0 100 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। अच्छा 100 का स्क्वायर अगर खोलूं तो पीछे 4 0 आएगी, तो वर्गमूल क्या निकलते बाहर जोड़े तो निकलना है, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, तो इसका तो 1 0 निकल जाएगा, इसका 1 0, एक का तो एक ही होता है, एक एक में 1 होता है, 1 इंटू 1 कितना होता है, तो एक का वर्गमूल पूछे तो कितना होता है 1, तो आगे वापस वही आएगा, कैसे कर लो। चले, ये तो था कौन सा परिपथ है, RLC परिपथ, RLC परिपथ है। R कभी कभी क्या भावुक हो जाते हैं फिर मेरे को थोड़ा क्या बोलना पड़ता, फिर जाके शांति होती इनके। अच्छा RLC परिपथ है, चले श्रेणी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए ना, तो श्रेणी RLC परिपथ हो गया। अगर मैं इसमें से C हटा दूं तो कौन सा परिपथ हो गया, कौन सा RL, श्रेणी RL, श्रेणी RL परिपथ, श्रेणी RL परिपथ। चलूं आगे, अब देखो अगर इसमें अगर टोटल Z निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल प्रतिबाधा निकालने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी नहीं है ना, तो अब चाहे लिखो चाहे मत लिखो माइनस एक्सी, तो यहाँ पे एक्सी की जगह क्या लिखोगे आप, 0 तो लिखोगे, और किसी संख्या में 0 घटो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो यहाँ पे कुछ मत लिखा, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, खत्म बात। आगे क्या बात मेरी समझ में, चलूंगे आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अच्छा ये रहा अपना त्रिभुज, वापस वो वाला R एक्सएल माइनस एक्सी और Z, यही तो था। चले अब इसमें एक्सी नहीं था तो क्या लिख दिया, खाली एक्सएल का स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं वोल्टेज निकालने, क्या निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी आर का स्क्वायर, खत्म बात, हो गया ना, समझ आ रही मेरी बात? अच्छा अब एक बात करते हैं इसकी खास बात, इसमें केवल क्या लगी हुई, चौक, क्या लगी हुई है, चौक लगी हुई है। और चौक किसको रोकती है, धारा को रोकती है, वोल्टेज को, धारा को रोकती है ना, धारा क्या चलती है पीछे, तो याद रखना इस परिपथ में, इस परिपथ में धारा वोल्टेज से पीछे चलती है, पीछे चलती है। कोई पूछ ले क्यों, क्योंकि क्या लगी हुई है, चौक लगी हुई है, चौक लगी है, और चौक का काम क्या होता है, धारा मान परिवर्तनों का विरोध करना। चलूं आगे, अगला, अगर चौक लगी, धारा क्या रहेगी पीछे, अगर धारा अगर पीछे रहती है तो पावर फैक्टर क्या होता है, लेगिंग। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, फिलहाल तो पावर फैक्टर फिलहाल अभी याद रखना। अगर धारा वोल्टेज क्या रहती है पीछे तो पावर फैक्टर होता है लेगिंग, क्या कहलाता है लेगिंग, या इसको बोलता है एक तो होता है अग्रामी जो आगे चलता है, पीछे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिगामी। अगर धारा वोल्टेज क्या चलती है पीछे चलती है तो वो कहलाता है पश्चिगामी, क्या कहलाता है, या कहलाता है लेगिंग। तो इन परिपथ, इस परिपथ का पावर फैक्टर। अब एक बात हो, खाली एक शुद्ध प्रतिरोधी होता तो पावर फैक्टर कितना होता, खाली प्रतिरोध लगा तो पावर फैक्टर कितना होता,
एक होता ना, जो धारा तथा वोल्टेज के बीच में कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री इन फेज होता है। 0 डिग्री मतलब पावर फैक्टर इकाई होता है। साथ में क्या जुड़ गया, एल जुड़ गया। तो ये भी धारा का विरोध करता है, ये भी धारा का विरोध करता है, करता है कि नहीं करता? तो 0 से क्या होगा, 90 के बीच में, 0 से, क्यों? खाली अगर एल होता तो पूरा पूरा कितना होता, 90 डिग्री। खाली शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होते तो पावर फैक्टर कितना होता, पूरा पूरा भाई बीच का कोण 90 डिग्री, पावर फैक्टर कितना होता, 0। तो ये साथ में तो इसके, तो पावर फैक्टर जो होगा इस परिपथ का पावर फैक्टर 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच, 90 के बीच, वो भी क्या होता है, लेगिंग। क्या होता है, लेगिंग होता है। लेगिंग का मतलब धारा क्या चलेगी, पीछे। भाई धारा विरोध करती है ना, इसका भी विरोध करती है। भाई प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकता है। भाई अभी आप हो, मेरे को एक जना मिलकर रोक रहे हो, अब सारे मिलकर रोकोगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? धारा को एक तो सिंगल ये रोक रहा है, एक ये मिलकर रोक रहा है। हालांकि आप रोक नहीं सकते, चाहे आप कितना जोर लगा लो, वो अलग बात है। चलो आर धारा को रोकेगा, ये भी क्या करेगा, धारा को, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, धारा को रोकेंगे। मतलब धारा क्या चली जाएगी, वोल्टेज से पीछे, पीछे जाएगी तो क्या होगा, लेगिंग। तो आरएल परिपथ का, श्रेणी आरएल परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है, 0 से 90 के बीच, वो भी लेगिंग। चलो आगे, एक है श्रेणी आरसी परिपथ। कौन सा, आरसी परिपथ। समझ गए होंगे अब तो। अभी क्या होगा, एल हट जाएगा, यहां क्या लग जाएगा। चलो आगे, सेम सूत्र बना दे क्या, जेड कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर हो गया। अगर वी निकालना हो तो वीसी स्क्वायर। शाबाश, ये लो वीसी, वीसी का तो जेड तो निकलेगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, सॉरी एक्सी का स्क्वायर प्लस वी का, वी निकालना अगर वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, तो वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर। चलो आगे, जब यहां पे ये 0 हो जाएगा। अगला सेम चीज है, इस परिपथ में क्या चलेगी, इस परिपथ में, इस परिपथ में धारा वोल्टेज से क्या चलेगी, आगे चलती है, आगे। कारण क्या है, इसमें क्या लग गया है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा, वोल्टेज को रोकता, वोल्टेज मान परिवर्तन का विरोध करता है ना, तो वोल्टेज को रोकता है। तो आगे कौन चला जाएगा, धारा। तो याद रखना, आरसी मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, धारा को आगे भेजता, किससे, वोल्टेज से। धारा आगे चलेगी मतलब पावर फैक्टर क्या होने वाला है, लीड, यानी कि लीडिंग। तो याद रखना, इस परिपथ का यानी कि श्रेणी आरसी परिपथ, श्रेणी आरसी परिपथ का पावर फैक्टर 0 से 90 के बीच, वापस 0 से 90 के बीच होता है। लेकिन होता कौन सा है, लीडिंग। कौन सा होगा, लीडिंग होता है। आई आ गई, हो जाएगा क्या। तो श्रेणी आरएलसी परिपथ पढ़ चुके आपने। एक तो श्रेणी आरएलसी पूरा पढ़ लिया, एक श्रेणी आरएल हो गया और श्रेणी आरसी हो गया। अब पढ़ेंगे श्रेणी समांतर आरएलसी, समांतर आरसी, समांतर आरएल। उसके बाद पढ़ेंगे अनुनादी परिपथ। अभी डरेंगे नहीं, बाकी करेंगे कल। चलो।